बिहार में शाहाबाद का वो इलाका है जहां पर एनडीए की हालत सबसे पतली नजर आती है। जी हाँ, मैं बात इसलिए ये दोहरा रहा हूं क्योंकि जो शाहाबाद का इलाका है जहां से 4 लोकसभा सीटें आती है, 22 विधानसभा सीटें आती हैं, वहां पर एनडीए कोई भी करिश्मा करने में थोड़ी सी असफल रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आते हैं, सभा को संबोधित करते हैं और वहां से कुशवाहा समाज और राजपूत समाज को अपने पाले में करने के लिए जुगत लगाते हैं। और यह माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर कोई जुगाड़ लगा रहे हैं तो उसके सफल होने की गारंटी लगभग 60-70% होती है। तो आखिरकार वो जुगाड़ कौन सा है, किस तरीके से पीएम मोदी इस बार शाहाबाद में अपनी रणनीति बना रहे हैं, किस तरीके से जो कुशवाहा समुदाय है, जो राजपूत समुदाय है, उसको अपने पाले में करने का जुगाड़ भिड़ा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी ने इशारों में ही ये संकेत देने की कोशिश कर ली कि इस बार राजपूत समाज और कुशवाहा समाज उसको सम्मान देने का काम एनडीए करने वाला है। उन्होंने चुनावी सभा में खुलेआम पूरे जोश के साथ जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उनके नंबर 1 मंत्री कह लें, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे थे, अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि राजपूत समुदाय के बड़े नेता माने जाते थे उस वक्त, उनको श्रद्धांजलि दी, उनका जिक्र किया, उनकी नीतियों की सराहना की और साथ ही सराहना की शहीद जगदेव प्रसाद की, जो कि कुशवाहा समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। बड़ा दबदबा रहा था एक जमाने में। दोनों को साध करके पीएम मोदी राजपूत समाज और कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश करते नजर आए, क्योंकि शाहाबाद में जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को यहां से जो 22 विधानसभा सीटें आती है उसमें से केवल 2 सीटें मिली थी। जाहिर है कि ये बात एनडीए को पिछली बार भी समझ में आ गई थी कि राजपूत समुदाय उनसे नाराज है, क्योंकि दबदबा शाहाबाद में राजपूत समुदाय और कुशवाहा समुदाय का है। क्योंकि अगर हम औरंगाबाद की बात करें तो उसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और जो चित्तौड़गढ़ है, यानी कि जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो राजपूत हैं उनका दबदबा बहुत ज़बरदस्त है। और यही वजह है कि पिछली बार जो नाराज़गी थी राजपूतों की, वो चुनाव परिणाम में खुल करके समझ में आ गई, देखने को मिल गई, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से जगदानंद सिंह ने यहाँ पर मोर्चा संभाला था और उनके साथ में कई जो राजपूत नेता हैं आरजेडी के, वो यहाँ पर मोर्चा संभालते हुए नजर आए थे और इसका परिणाम भी उनको मिला, यानी 20 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। सोचिए, 22 में से 20 सीटें खिसक जाना, वो भी 4 जो लोकसभा सीट हैं उनके अंदर आने वाले विधानसभा सीटों में से। और सोने पर सुहागा ये हुआ कि 2020 के बाद ऐसा लगा कि शायद कुछ डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हालात वैसे ही रहे। वहां से आने वाली जो 4 लोकसभा सीटें हैं वो चारों के 4 हार जाते हैं एनडीए वाले। और 2 सीटें तो ऐसी थी, चाहे बात हम औरंगाबाद की करें, चाहे बात हम बक्सर की करें, तो ये वो सीटें थी जहां पर एनडीए हमेशा से हावी रही, हमेशा से उनके प्रत्याशी जीतते रहे, लेकिन परिणाम लोकसभा चुनाव में बिल्कुल बदल गया और चारों की चारों लोकसभा सीट गंवानी पड़ गई एनडीए को। उसके बाद मंथन हुआ और ये बात समझ में आई कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, रणनीति हम लोग वैसी नहीं बना पा रहे हैं जैसे कि जरूरत है। एक सीट जेडीयू से आरजेडी में आए अभय कुशवाहा जी, वो जीत जाते हैं। दूसरी सीट पर सुधाकर सिंह जीत जाते, जगदानंद सिंह के बेटे हैं।
तो कुल मिलाकर के ये बात समझ में आ गई कि यहां पर राजपूत और कुशवाहा समाज का गठबंधन होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, क्योंकि उस वक्त भी कुशवाहा समुदाय के 15 जो कैंडिडेट हैं वो महागठबंधन ने उतारे थे, उसमें से 9 कैंडिडेट जीत करके विधानसभा पहुंचे। उसके उलट अगर हम एनडीए की बात करें तो इन्होंने 16 कुशवाहा उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन उसमें से मात्र 7 जीत करके विधानसभा पहुंच पाए। उसे यह साफ हो गया था कि कुशवाहा समुदाय का झुकाव एनडीए की तरफ ज्यादा हो गया है, महागठबंधन की तरफ, एनडीए की तरफ नहीं, माफ कीजिएगा, कि जो कुशवाहा समुदाय है, क्योंकि 9 उम्मीदवार जीत करके आए विधानसभा में, तो महागठबंधन की तरफ एनडीए की तुलना में ज्यादा झुकाव हो गया है। ये बात समझ में आ गई थी और राजपूतों की नाराजगी तो पहले से ही समझ में आ रही थी। इस बार जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल हुए, पिछली बार वो महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, तो उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से एनडीए में शामिल हुए हैं, तो उससे अब एनडीए के नेताओं को, घटक दलों को, यहां तक कि बीजेपी और पीएम मोदी को भी ऐसा लगने लगा है कि शायद इस बार समीकरण बदलेगा। क्योंकि अगर हम सीमांचल की बात करें तो वहां पर शायद एनडीए को ऐसा लगने लगा है कि वहां पर उन्हें कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। ऐसे में उसकी भरपाई करने के लिए उन इलाकों को केंद्र में रखा जा रहा है जहां पर कि पहले अच्छा प्रदर्शन एनडीए की तरफ से होता था और पिछले कुछ वर्षों से कुछ समुदाय की नाराजगी के कारण वहां पर प्रदर्शन खराब हुआ है। तो उसी को साधने की कोशिश पीएम मोदी करते नजर आए, यानी कि राजपूत समुदाय को और कुशवाहा समुदाय को। पिछले भी चुनाव में कुशवाहा और राजपूत आमने सामने नजर आए थे और इसका जो फायदा हुआ था वो जबरदस्त फायदा महागठबंधन को हुआ था। और इस बार फिर से महागठबंधन यहां पर राजपूत और कुशवाहा समुदाय को साधने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही जो MY समीकरण है उसे भी इस राजपूत और कुशवाहा से जोड़ने का काम महागठबंधन के नेता कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की भी ये मजबूरी थी कि वो खुद यहाँ पर आएं और राजपूत समाज को जो उनका खोया हुआ सम्मान है वो वापस दें, कुशवाहा समुदाय को आगे ला करके उनको तरजीह दें और ये भी बताएं कि वो उपेंद्र कुशवाहा अब हमारे साथ हैं और एकजुट होकर के जो सुशासन है उसके पक्ष में वोट करने का दौर है ये। और ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी की अपील का असर शाहबाद इलाके में होता हुआ नजर आएगा और अगर राजपूत और कुशवाहा समुदाय एकजुट हो गया तो इसका फायदा एनडीए को जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है। और यही वजह है कि इस बार चुनाव प्रचार में शाहबाद इलाके में अनुग्रह नारायण सिंह और जगदेव प्रसाद जो हैं वो छाए हुए हैं और उनका जिक्र पीएम मोदी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।